इस वक्त हम थोड़ा सा एडवांस टूल जो है वो यूज़ करेंगे और हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, स्पेशली स्टैटिस्टिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो है डाटा टैब के अंदर डाटा एनालिसिस। इससे पहले हमने जो काम किया था उसमें ज़्यादातर जो हमने स्टैटिस्टिक्स का जो काम किया था वो फार्मूलाज के ज़रिए से किया था, यानी इंसर्ट फार्मूला किया, जैसे एवरेज का फार्मूला था या स्टैंडर्ड डिवीजन थी या कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह था, वो हमने फार्मूलाज के ज़रिए से किए थे। अब एक्सेल में डाटा एनालिसिस का टूल मौजूद है, हम उसके ज़रिए से एनालाइज करेंगे। तो इसमें ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपको ये ऑप्शन डाटा में ना मिले। अगर ये ऑप्शन डाटा में नहीं है तो इसका मतलब है कि ये प्लगइन जो है वो एक्टिव नहीं है। आप इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए आप फाइल में जाएंगे। दोबारा फिर इस पॉइंट को समझ लें कि अगर आपके पास डाटा के मेन्यू में डाटा एनालिसिस आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये प्लगइन एक्टिवेट करना होगा। इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और ऑप्शंस में जाएंगे, फाइल के बॉटम पर। ठीक है, ऑप्शन का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास एडिन्स होगा, इसे क्लिक करेंगे। एडिन्स के बिल्कुल बॉटम पर आपके पास एक्सेल एडिन्स होंगे, आप इसे यानी गो कर देंगे। आपके पास एक और बॉक्स आ जाएगा और इसमें जो पहली पहली ऑप्शन है एनालिसिस टूल पार्क, इसे आपने चेक करना है, यानी यहाँ पर आपने इसे क्लिक करेंगे तो ये टिक आ जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी टिक किया हुआ तो ये टिक मौजूद था, तो अगर ये टिक नहीं है तो आप इसे क्लिक कर दें और जस्ट ओके प्रेस कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास डाटा एनालिसिस का जो टूल है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब आपने डाटा एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है डिफरेंट पॉसिबल वेरिएबल्स पर, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अब मैंने आसानी के लिए एक रैंडम डाटा ऑलरेडी पुट कर लिया। ये सपोज कर लें स्टूडेंट के मार्क्स हैं। इन मार्क्स को मैंने एक ही कॉलम में पुट करने की बजाय एक से ज़्यादा कॉलम यानी 2 कॉलम्स में पुट कर दिया। वैसे अगर आप चाहते तो आप इसे एक कॉलम में भी पुट कर सकते थे, लेकिन हमने इसे क्या किया कि 2 डिफरेंट कॉलम्स में ले लिया। वैसे हमारे पास ये एक ही वेरिएबल है इस वक्त। अब हम इस पर कुछ कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम डाटा एनालिसिस में जाते हैं। डाटा एनालिसिस को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें बहुत सारे पॉसिबल एनालिसिस टूल्स हैं डाटा एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनमें से बहुत सारे शायद आपने नहीं पढ़े होंगे अभी, चूँकि आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं। जैसे अनोवा है आपके पास, या अनोवा की फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, यानी वन वे अनोवा, टू वे अनोवा है। कोरिलेशन आपने होपफुली पढ़ लिया होगा या कम से कम आइडिया होगा। कोविडीज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी आपने पढ़ा होगा। और इसी तरह से हिस्टोग्राम, रैंडम नंबर के हवाले से आपने कुछ पढ़ा होगा। रिग्रेशन के हवाले से आपने पढ़ा होगा। तो हम ये चंद एक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो है आप ये याद रखें, या इसे कम से कम जो है वो बार बार आप देखते रहें कि कौन कौन से पॉसिबल टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आपको काफ़ी जगहों पर हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पेशली जो है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वक्त हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर इसे ट्राई करता हूँ। डाटा एनालिसिस में जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च आउट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को मैंने क्लिक कर दिया और इसे हम ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक बॉक्स आ गया। ये आपसे इस वक्त रिक्वायर कर रहा है इनपुट रेंज, यानी वो डाटा वैल्यूज़, वो कॉलम्स जिन पर आप कैलकुलेशन चाह रहे हैं। अच्छा, इस वक्त अगर आप देखें तो हमने बेसिकली क्या किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक ही क्लास के मार्क्स को 2 कॉलम्स में हमने पुट किया हुआ है। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को ज़रूर फोकस करना है कि हमें जो एक्सेल है वो किस तरह से आउटपुट दे रही है। फ़िलहाल मैं इन दोनों को कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वही जो सिलेक्शन का वे था। और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि A2 से लेकर B17 तक का जो रेंज थी वो सिलेक्ट हो गई। ग्रुप बाय से मुराद ये है कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से ग्रुपिंग है, या हमने किस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। और ये आपको एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है कि इस वक्त आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो कॉलम वाइज आएंगे, यानी पहले कॉलम की स्टैटिस्टिक्स अलग से होंगी और दूसरे कॉलम की स्टैटिस्टिक्स जो वो अलग से होंगी। अभी आपको आइडिया भी हो जाएगा। उसके बाद ये डिफरेंट पॉसिबल स्टैटिस्टिक्स हैं जिन्हें आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो
मैंने यहाँ पर समरी स्टैटिस्टिक्स को भी क्लिक कर दिया, कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन को भी क्लिक कर दिया, केथ एंड केथ स्मॉलेस्ट को भी क्लिक कर दिया। यानी वो जो स्मॉल वैल्यू या लार्ज वैल्यूज वगैरह आपने फाइंड करनी है। डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस लेने के बाद बाकी कुछ ऑप्शंस मैंने चेंज नहीं किए, जैसे आउटपुट रेंज है, न्यू शीट है या न्यू वर्कबुक है। न्यू शीट से मुराद ये है कि जो भी आपके पास आउटकम आएगी वो इसी फाइल की यानी इसी एक्सेल वर्कबुक की नई शीट पर आएगी। आप चाहें तो इसकी रेंज डिफाइन भी कर सकते हैं। यानी हम इसे इस ऑप्शन को सिर्फ डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं और ओके प्रेस कर दें। जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो आपके पास सेकंड शीट यानी इस वक्त थर्ड शीट है मेरे पास, मैंने सेकंड शीट इससे पहले जनरेट की थी जिसकी वजह से अभी थर्ड शीट आ गई है। तो अब देखें कि यहाँ पर आपको दोनों कॉलम्स की अलग-अलग स्टैटिस्टिक्स मिल रही हैं। कौन-कौन सी स्टैटिस्टिक्स मिल रही हैं ये नोट कर सकते हैं कि पहले कॉलम का आपके पास मीन है, स्टैंडर्ड एरर है, मीडियन है, मॉड है, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस आपके पास है, कुर्टोसिस रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम और इसी तरह से जो है सम, काउंट, लार्जेस्ट वन, स्मॉलेस्ट वन और कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह। इसी तरह से आपके पास सेकंड कॉलम के लिए अब ये आउटपुट आपको कम्युनिकेट करती है कि अगर ये एक ही वेरिएबल था तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको बेसिकली ये चाहिए था कि आप इस डाटा को दो कॉलम में पुट ना करते बल्कि आप इसे सिर्फ एक ही कॉलम में पुट करते। और अब आप अगर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो है डाटा हमने एंटर कर दिया और ये डाटा टोटल कितने हैं 32 ऑब्जर्वेशंस का। यानी फर्स्ट रो जो है वो आपके पास वेरिएबल का नेम है और सेकंड रो जो है वो फर्स्ट डाटा वैल्यू है। अब हम डाटा एनालिसिस में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रेंज दी हुई है लेकिन ये रेंज हमारी रिक्वायर्ड रेंज के मुताबिक नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और जो एक्चुअल रेंज है वो सिलेक्ट करेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड रेंज है। और सपोज इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ समरी स्टैटिस्टिक्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह चाहिए। ठीक है, इसमें हम एक और भी चीज़ करते हैं कि हम A1 भी इसमें शामिल करते हैं। A1 यानी मार्क्स का जो वेरिएबल है। जब आप इस तरह से करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आपको लेना पड़ेगी लेबल्स इन फर्स्ट रो। यानी अगर आपने इनपुट रेंज में वेरिएबल नेम इंक्लूड किया है, इनपुट रेंज में अगर आपने वेरिएबल नेम इंक्लूड किया है देन आपको लेबल्स इन फर्स्ट रो लाजमी तौर पर क्लिक करना होगा। सपोज मैं अगर इसे क्लिक नहीं करता, ओके प्रेस करता हूँ तो आपके पास एरर आ जाएगा, इनपुट रेंज कंटेन्स नॉन न्यूमेरिक डाटा। आपने जो इनपुट रेंज दी है उसमें कोई नॉन न्यूमेरिक डाटा आ गया। यानी जो मार्क्स का वेरिएबल है ये नॉन न्यूमेरिक है, या क्वाइट पॉसिबल है कि आपने कोई नंबर जो है एज ए नॉन न्यूमेरिक एंटर कर दिया, तो इस सूरत में भी एरर आ सकती है। लेकिन चूँकि हमने वेरिएबल नेम जो है वो एज ए वैल्यू ऐड कर दिया तो हमें बताना पड़ेगा कि लेबल इन फर्स्ट रो जो है वो हमने यूज़ किया। अब आप ओके प्रेस कर दें तो एरर नहीं आएगी और आपके पास इन 32 ऑब्जर्वेशंस की तमाम पॉसिबल जो कैलकुलेशंस हैं वो आ गई हैं। अब ये देखें कि अगर यही चीज़ हमें करना होती इंसर्ट फार्मूला के ज़रिए से तो उस सूरत में हम मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह के फार्मूला जो हैं वो खुद यूज़ करते हैं और वो टाइम टेकिंग भी हो सकता था। तो आप एक बेसिक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अगर आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो डाटा एनालिसिस जो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर हम जो एक फर्दर डाटा एनालिसिस डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमारा है हिस्टोग्राम का। हम हिस्टोग्राम ड्रा करना चाह रहे हैं। हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए याद रखें कि पहले आपको बिन्स डिफाइन करना पड़ेंगे। ये बेसिकली बिन्स हैं, BIN में बिन्स। ठीक है, बिन से क्या मुराद है, वो जो बार्स की विड्थ बनती है, जो बार्स हैं उनकी जो हम रेंज डिफाइन करते हैं वो बेसिकली बिन्स हमारे पास बनती हैं। अब आपको यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह से ऑलरेडी आपके पास अपर लिमिट्स हैं। इस अपर लिमिट से क्या क्या मुराद होगी, 40 का मतलब है 40 से कम वाली ऑब्जर्वेशंस, 50 का मतलब होगा 40 से ज़्यादा और 50 से कम वाली ऑब्जर्वेशंस। और इसी तरह से जो लास्ट वन है इसके बाद इससे मुराद है 80 से कम वाली। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक थोड़ी सी फर्दर चेंज भी नज़र आएगी, वो हम ट्राई करते हैं। डाटा एनालिसिस में जाते हैं और यहाँ से हिस्टोग्राम चूज़ करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पर हम डाटा की फुल रेंज प्रोवाइड करते हैं लेबल्स के साथ ही।
और यहाँ पर हम बिन प्रोवाइड करते हैं, और बिन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 40 से 80 तक है। यानी अब ये देखें कि हमने दो काम किए हैं यहाँ पर, क्योंकि इनपुट में हमें दो चीज़ें देना थी, एक इनपुट रेंज और एक बिन रेंज। इनपुट रेंज से मुराद थी हमारा एक्चुअल डाटा, और बिन रेंज से मुराद थी क्लास की वो जो हमारे पास विड्थ बनती है, यानी क्लास की जो लोअर लिमिट्स हैं, सॉरी अपर लिमिट्स जो हैं, वो हमने डिफाइन करना थी यहाँ पर। और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके प्रेस कर देता हूँ। अब नई शीट पर आपके पास कुछ कैलकुलेशंस आ गई। नंबर वन आपके पास आ गया, देखें कि अच्छा 40 को जो है इसने एज ए लेबल ले लिया, और मैंने इसे इसका मतलब सिलेक्शन ठीक नहीं की थी। मैं इसे डिलीट करता हूँ, दोबारा ट्राई करते हैं। इसे भी डिलीट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। शीट वन पर आते हैं हम। मैं दोबारा इसकी जो हिस्टोग्राम ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो हिस्टोग्राम ओके, डाटा हमारे पास ठीक है। बिन्स जो है हमें बिन के साथ लेने हैं, क्योंकि हमने इसे बिन के साथ नहीं लिया था, तो उसने एज ए 40 को एज ए लेबल ले लिया, जबकि मुझे 40 जो है एज ए क्लास चाहिए। अब ओके कर दें, तो देखें आपके पास जो है बिन्स आ गई 40, यानी वो ऑब्जर्वेशन जो 40 से कम है, वो ऑब्जर्वेशन जो 40 से ज़्यादा है, 50 से कम है। और यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था कि 80 के बाद भी एक चीज़ आएगी, यानी 80 से जो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है वो 4 है, यानी रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। और यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रीक्वेंसी के बेस पे कॉमुलेटिव है। ये आपके पास परसेंटेज फॉर्म में फर्दर दोबारा आ रही है। ये आपके पास डायग्राम्स आ गए, यानी इसमें जो है प्रीतो सॉर्टेड फॉर्म में भी आपके पास मौजूद है, कम्युलेटिव फॉर्म में भी मौजूद है। अगर हम कोई एक आध ऑप्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे दोबारा ट्राई करता हूँ चार्ट शीट वन में जाकर, और हम यहाँ पर सिर्फ चार्ट आउटपुट ले लेते हैं, बाकी चीज़ें नहीं लेते, ओके करते हैं। तो अब ये देखें कि आपके पास एक तरह से हिस्टोग्राम आ गया, लेकिन ये टेक्निकली हिस्टोग्राम नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राम की डेफिनेशन ये है कि उसके बार्स में गैप नहीं होगा। आप इस गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। हम इस गैप को ख़त्म करना चाह रहे थे, तो गैप करने के लिए आप क्या करेंगे, बार्स पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाएं। फॉर्मेट डाटा सीरीज में आपने ये जो सीरीज ऑप्शन है इसमें जाना है, गैप विड्थ है ये आप रिड्यूस कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे अगर ज़ीरो करता हूँ, देन देखें क्या होगा कि इनके दरमियान जो गैप था वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया, और आपके पास एक प्रॉपर हिस्टोग्राम बन गया। और अगर आप इसे चाहें तो मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं। उसकी रीज़न है कि आपको इनकी लाइंस जो है वो सही तौर पे नज़र नहीं आ रही, तो आप इनकी लाइंस का या तो कलर वगैरह चेंज कर लें, कलर की वर्थ चेंज कर लें, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो जाए, डिफरेंस नज़र नज़र आए। और बाकी जो अपने डाटा लेबल वैल्यूज़ वगैरह चूज़ करनी है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इनकी फ्रिक्वेंसीज आपके पास आ रही है। तो अब ये देखेंगे, वैसे हिस्टोग्राम ड्रा करना रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, इतना आसान टास्क नहीं था, लेकिन जो डाटा एनालिसिस का टूल था उसने आपको हेल्प आउट किया, और आपने इजीली जो है हिस्टोग्राम भी और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रा कर ली। अब एक लम्हे के लिए चेक करते हैं कि क्या 40 से कम वाली ऑब्जर्वेशन 4 है, तो उसके डिफरेंट वे हो सकते हैं। हम इस वक्त इसे सिंपल करते हैं, डाटा को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और सॉर्ट कर कर देखते हैं कि क्या जो है हमारे पास 40 से कम वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो 4 है, तो ये देखें 1 2 3 एंड 4, यानी जो पहला बिन हमारे पास था वो लेस देन 40 में आ रहा था। सेकंड बिन हमारे पास 50 और मोर देन 50 था, 40 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50 था। 40 से ज़्यादा और 50 से कम वाली 1 2 3 4 5, तो और 6 भी शायद इसमें, हाँ जी 6 भी शामिल है। तो अब ये आपके पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है ये नेक्स्ट बिन, ठीक है। इस तरह से बाकी आपके पास कैलकुलेट करते हैं। सेकंड क्लास जो हम आफ्टर जुमा रखेंगे, उसमें हम जो है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो हमने ड्रा की थी यूजिंग डाटा एनालिसिस, इसे हम एक फंक्शन के ज़रिए से ड्रा करेंगे, वो हमें हेल्प आउट करेगा। और उसका थोड़ा सा एक एडवांटेज ये होगा कि अगर हम इनकी अभी देखें ना, कि अगर मैं सपोज कहता हूँ कि लेस देन 30 लेता हूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी अपडेट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हम दोबारा करेंगे उस केस में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो फ्रीक्वेंसी अपडेट हो जाएगी फंक्शनल फॉर्म में।
पहले तो ये है कि आपके पास कंप्यूटर वगैरह होना डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है फिर तो आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बड़ी आसानी से जो है अपने कंप्यूटर पे वर्ड ऑफिस वगैरह इंस्टॉल करें और उन्हें आप परफॉर्म करें। अदरवाइज़ क्या है कि सपोज अगर आपके पास किसी वजह से वर्ड एक्सेल इंस्टॉल नहीं होता, तो फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि स्मार्टफोन पे तो यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप जहाँ पर ब्राउज़र करते हैं वहाँ पर आप गूगल में चले जाएं, गूगल ऐप में चले जाएं, और उसका सबसे बेस्ट वे क्या होगा कि आप जो है क्रोम इंस्टॉल कर लें अपने उस पर। गूगल का जो क्रोम है ब्राउज़र, वो आप इंस्टॉल कर लें। और मैं इस वक्त इसे ओपन किया है और आपको दिखा भी देता हूँ। ये क्रोम आपके पास है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक तरह से जो है अकाउंट भी हो जीमेल का। इस वक्त ये गूगल की एप्स हैं, इन एप्स को जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबल एप्स आपके पास आ गए हैं, जिसमें शीट के नाम से है, डॉक्यूमेंट के नाम से है, स्लाइड के नाम से है। तो अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो एक्सेल की एक इन्वायरमेंट, ऑनलाइन इन्वायरमेंट आपके पास आ जाएगी। ये आप स्मार्टफोन या अपने टेबलेट वगैरह पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होगा। ब्लैंक को क्लिक करें तो आपके पास एक्सेल से मिलती जुलती इन्वायरमेंट आ जाएगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल एक्सेल की निस्बत डिफरेंट भी होंगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ फिर भी आप काफ़ी हद तक एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये देख लें कि ये काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क है कि इनकी जो लोकेशन है या इनके जो जिस तरह से एक्सेल में वो बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं, ये उस तरह से नहीं होगी, इनकी तरतीब डिफरेंट होगी। अब इसके डाटा में अगर हम जाते हैं तो देखें, डाटा में आपके पास वो डाटा एनालिसिस वाली ऑप्शन नहीं होगी। ठीक है, फिर इसी तरह से इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट में आपके पास ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट फंक्शंस। अगर हम इसमें स्टैट मैथ के फंक्शंस देखते हैं तो देखें ये आपके पास इस वक्त मैथ के फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, स्टैट वाले ट्राई करते हैं, देखते हैं कि स्टैट वाले फंक्शंस इसमें कितने के हैं और कैसे हैं फंक्शंस। ये स्टैटिस्टिकल, और ये देखें कि ये एवरेज वाला आ गया, एवरेज ए, एवरेज इफ वगैरह। ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑनलाइन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम इसके एड ऑन्स में जाते हैं तो देखें गेट एड ऑन, यहाँ पे आपको एड ऑन गेट करना पड़ेंगे, वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं। अगर ये यहाँ पर इक्वेशन का या डाटा एनालिसिस का एड ऑन हुआ तो आप उसे इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे और यूज़ भी कर सकेंगे। मैं यहाँ पे डाटा एनालिसिस लिखता हूँ जी। डाटा एनालिसिस का उस तरह से नहीं है तो हम स्टैटिस्टिक्स का करके देखते हैं। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और स्टैटिस्टिक्स, वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये डिफरेंट हो गई। आपको वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स इन स्टैट्स का आपको डायरेक्टली एड इन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी, आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर लें। इसी तरह से जैसे डॉक वाली ऑप्शन है आपके पास, ऐप में जाते हैं क्रोम पर ही, और डॉक में जाएंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की एक इन्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करें तो आपके पास एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, और इस पर आप वर्ड की तरह से जो भी राइट करना चाह रहे हैं वो इजीली राइट कर सकेंगे। लेकिन इसमें लेकिन फिर वही चीज़ है कि कुछ टूल अवेलेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। डिफरेंट जो टूल्स हैं वो उनकी लोकेशन जो वो डिफरेंट होगी। जैसे देखें यहाँ पर एक तरह से मिक्सिंग है, जबकि वर्ड में जो है फॉन्ट के अलग से थे, पैराग्राफ के अलग से थे। ठीक है, और इसी तरह से टूल्स भी, और इंसर्ट, इंसर्ट में आपके पास चार्ट्स, टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अगर आपके पास सिस्टम है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर लें, बजाय इसके कि आप जो है गूगल की जो एप्स हैं वो यूज़ करें। इसके अलावा एज सच बाकी अगर आप यूज़ करें तो ओपन ऑफिस के नाम से भी एक ऑफिस है, लेकिन वो भी आपको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा।